नमस्कार। आज हम जानकारी को मतलब डेटा को समझने के एक बड़े ही दिलचस्प तरीके पर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। सोचिए जैसे एक एक खानदानी शजरा होता है ना, पीढ़ियों का हिसाब रखने वाला। हाँ, फैमिली ट्री जैसा। बिल्कुल कुछ वैसा ही, लेकिन डेटा के लिए। ये तरीका हमें डेटा के अंदर जो छुपी हुई बनावट है ना, हाँ। और जो रिश्ते हैं उन्हें पकड़ने में मदद करता है। सही। तो सबसे पहले ये क्लस्टरिंग आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो एक जैसी चीजों को उनकी मिलती जुलती खूबियों के आधार पर एक साथ ग्रुप में रखना। अच्छा, जैसे बाजार में अलग अलग तरह के ग्राहक होते हैं, उनको ग्रुप करना। हाँ बिल्कुल वैसा ही। और आज हम खास तौर पर हायरार्किकल क्लस्टरिंग पर ध्यान दे रहे हैं। ये डेटा माइनिंग और मशीन लर्निंग में एक बहुत जरूरी तकनीक है, खासकर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में। अनसुपरवाइज्ड मतलब जहां हमारे पास पहले से लेबल नहीं होते। जी हाँ बिल्कुल, जहां हमें पता नहीं होता कि कौन सा डेटा पॉइंट किस ग्रुप का है। और ये तरीका सिर्फ ग्रुप नहीं बनाता, बल्कि ग्रुप्स का एक पूरा ढांचा तैयार करता है, एक पेड़ जैसा। पेड़ जैसी संरचना, ये सुनने में तो काफी दिलचस्प लग रहा है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जरूर। हमारा मकसद यही है कि ये हायरार्किकल क्लस्टरिंग काम कैसे करती है, इसके अलग अलग तरीके क्या हैं और ये असल में फायदेमंद क्यों है। बिल्कुल। तो ये पेड़ जैसी संरचना आखिर बनती कैसे है? मैंने सुना है इसके दो मुख्य रास्ते हैं। जी हाँ, दो मुख्य तरीके हैं। पहला है एग्लोमेरेटिव। एग्लोमरेटिव? हाँ, मतलब नीचे से ऊपर जाने वाला तरीका। इसमें क्या होता है कि हर डेटा पॉइंट शुरुआत में अपना अकेला क्लस्टर होता है। अच्छा, सब अलग अलग। हाँ, फिर जो क्लस्टर एक दूसरे से सबसे ज्यादा मिलते जुलते हैं उन्हें धीरे धीरे जोड़ा जाता है। जोड़ा जाता है, ओके। और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक सब कुछ मिलकर एक बड़ा क्लस्टर ना बन जाए। ये सबसे कॉमन तरीका है। अच्छा, ये ज्यादा चलता है। हाँ, शायद इसलिए कि समझने में आसान है और काफी जगह काम भी आता है। ठीक है। और दूसरा तरीका? दूसरा है डिविजिव, यानी ऊपर से नीचे आने वाला। अच्छा, ये बिल्कुल उल्टा हुआ। जी, इसमें सारे डेटा पॉइंट्स एक ही बड़े क्लस्टर से शुरू होते हैं और फिर उसे धीरे धीरे छोटे छोटे क्लस्टर्स में तब तक बांटा जाता है जब तक हर पॉइंट अकेला न रह जाए। हाँ बिल्कुल, जब तक हर पॉइंट अलग ना हो जाए। ये थोड़ा ज्यादा जटिल हो सकता है पहले वाले से। और इस पूरी प्रक्रिया का, चाहे वो नीचे से ऊपर हो या ऊपर से नीचे, नतीजा होता है एक डेंड्रोग्राम, है ना? हाँ, डेंड्रोग्राम। ये क्या दिखाता है? ये नाम भी बड़ा अनोखा है। हाँ है तो। डेंड्रोग्राम असल में एक पेड़ जैसा डायग्राम होता है। ये दिखाता है कि क्लस्टर कैसे जुड़े अगर एग्लोमरेटिव है, या कैसे टूटे अगर डिविजिव है। अच्छा। और इसकी जो ऊंचाई होती है ना, वो क्लस्टर्स के बीच की दूरी या कह लीजिए असमानता को दिखाती है। तो ऊंचाई से पता चलता है कि कौन कितने करीब है। हाँ बिल्कुल। आप इसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से ग्रुप कितने करीब है। और सबसे काम की बात यह है कि आप इस पेड़ को किसी खास ऊंचाई पर काट कर अपने मतलब के क्लस्टर निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली। आप क्लस्टर्स की वो संख्या चुन सकते हैं जो आपके काम की हो। ये डेटा के रिश्तों को बिल्कुल आंखों के सामने ले आता है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। लेकिन मेरा एक सवाल है, ये फैसला कैसे होता है कि कौन से क्लस्टर सबसे ज्यादा मिलते जुलते हैं? अच्छा सवाल है। मतलब उन्हें जोड़ने या तोड़ने का आधार क्या है? ये दूरी या समानता नापते कैसे हैं? ये निर्भर करता है लिंकेज क्राइटेरिया पर। लिंकेज क्राइटेरिया? हाँ, मतलब हम क्लस्टर्स के बीच की दूरी कैसे नापते हैं, इसके कई तरीके हैं। जैसे सिंगल लिंकेज। सिंगल लिंकेज? हाँ, इसमें दो क्लस्टर्स के सबसे करीबी पॉइंट्स के बीच की दूरी देखी जाती है। ओके। फिर है कंप्लीट लिंकेज, जो सबसे दूर वाले पॉइंट्स के बीच की दूरी नापता है। अच्छा, बिल्कुल उल्टा। हाँ, फिर एवरेज लिंकेज है जो सभी पॉइंट्स के बीच की औसत दूरी लेता है। और एक और है वॉर्ड्स मेथड। वॉर्ड्स मेथड ये क्या करता है? ये कोशिश करता है कि जब क्लस्टर्स को मिलाएं तो उनके अंदर की जो भिन्नता है, वेरिएंस, वो कम से कम बढ़े। तो अलग अलग तरीके अलग अलग तरह के क्लस्टर बना सकते हैं। बिल्कुल। आप कौन सा तरीका चुनते हैं, इससे क्लस्टर का आकार और रूप बदल सकता है। कोई तरीका लंबे पतले क्लस्टर बनाता है, तो कोई गोल घने। सही तरीका चुनना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये तो बेसिक्स हो गए। पर क्या वक्त के साथ कुछ नए बेहतर तरीके भी आए हैं? आजकल तो डेटा इतना ज्यादा और जटिल होता जा रहा है। हाँ बिल्कुल, जैसे जैसे चुनौतियां बढ़ी, नए तरीके भी आए। मिसाल के तौर पर एक है क्यूर एल्गोरिथम। क्यूर? हाँ, ये आउटलायर्स को, मतलब जो पॉइंट सबसे अलग थलग हैं, उनको और टेढ़े मेढ़े आकार वाले क्लस्टर्स को बेहतर संभालता है। अच्छा। फिर एक है बर्च। ये बड़े डेटाबेस के लिए बहुत कुशल है, जहां सारा डेटा मेमोरी में नहीं आ सकता। ये डेटा का एक तरह से सारांश बनाकर काम करता है। ये तो बहुत काम का होगा। और एक रॉक भी है,
जो कैटेगरी वाले डेटा के लिए, जैसे रंग या शहर, दूरी की जगह लिंक्स या कनेक्शन का इस्तेमाल करता है। ओके, तो अगर कोई इससे इस्तेमाल करने की सोचे तो इसके मुख्य फायदे क्या गिनवाएंगे आप? देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आपको पहले से ही अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं कि कितने समूह बनेंगे। अच्छा, वो के की वैल्यू तय नहीं करनी पड़ती। हाँ बिल्कुल, वो के आपको पहले से नहीं बताना पड़ता। डेटा खुद अपनी कहानी कहता है, डेंड्रोग्राम के जरिए। ये तो बहुत अच्छा है। ये उन हालात में बहुत काम आता है जहां आप तय नहीं कर पा रहे कि डेटा को कैसे बांटना सही रहेगा, और ये अलग अलग आकार और घनत्व वाले क्लस्टर्स को भी पहचान सकता है। और नुकसान, कोई भी तरीका परफेक्ट तो नहीं होता होगा। सही कहा, कमियां भी हैं। एक बड़ी कमी है इसकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट। मतलब जैसे जैसे डेटा बढ़ता है, इसे चलाने में लगने वाला समय बहुत तेजी से बढ़ता है। बड़े डेटा सेट पर यह काफी धीमा हो सकता है। कितना धीमा? जो स्टैंडर्ड तरीका है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n³ तक जा सकती है। हालांकि S-लिंक जैसे तेज तरीके भी मौजूद हैं। O ऑफ n³। हाँ, ये तो काफी ज्यादा है। और ये शोर, मतलब नॉइज और आउटलायर्स के प्रति संवेदनशील भी हो सकता है। और जैसा हमने पहले बात की, आपके लिंकेज और दूरी के पैमाने का चुनाव का नतीजों पर बहुत असर पड़ता है। लेकिन एक बात जो मुझे पहले खटकी थी, क्या ये सच है कि अगर क्लस्टर एक बार बन गया या टूट गया तो उसे बदला नहीं जा सकता? हाँ, ये इसकी एक अहम सीमा है। इसे इर्रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। इर्रिवर्सिबिलिटी? जी। एक बार दो क्लस्टर मिल गए एग्लोमरेटिव में, या एक क्लस्टर टूट गया डिविजिव में, तो वो फैसला पत्थर की लकीर बन जाता है। तो मतलब बाद में पता चले कि वो फैसला सही नहीं था तो उसे ठीक नहीं कर सकते? सीधे तौर पर नहीं। इसमें वापस जाने का या सुधारने का कोई सीधा तरीका नहीं है। इसीलिए शुरुआती कदम बहुत मायने रखते हैं। ये तो काफी बड़ी पाबंदी लगती है। खैर, ये सब सुनने के बाद असल दुनिया में लोग इसका इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? कुछ उदाहरण देंगे? हाँ जरूर। इसके इस्तेमाल बहुत फैले हुए हैं, जैसे जीव विज्ञान में। बायोलॉजी में? कैसे? जीन एक्सप्रेशन के पैटर्न को समझने के लिए, कौन से जीन एक साथ काम करते हैं ये जानने के लिए उनके एक्सप्रेशन को क्लस्टर किया जाता है। अच्छा। फिर मार्केट सेगमेंटेशन में, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स ग्राहकों को उनकी खरीदारी की आदतों के आधार पर ग्रुप्स में बांटने के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं, ताकि उन्हें सही विज्ञापन दिखा सकें। बिल्कुल। रिसर्च में मिलते जुलते रिसर्च पेपर्स या दस्तावेजों को एक साथ ग्रुप करने में ये मदद करता है। यहाँ तक कि शहरों की प्लानिंग में भी समान सामाजिक आर्थिक विशेषताओं वाले इलाकों को पहचानने में इसका उपयोग हो सकता है। कंप्यूटर विजन में तस्वीरों को ग्रुप करना, टैक्सोनॉमी में जीवों का वर्गीकरण करना बहुत जगह काम आता है। तो कुल मिलाकर देखें तो हायरार्किकल क्लस्टरिंग डेटा में छुपे ढांचे को समझने का एक वाकई में ताकतवर तरीका है। हाँ। ये एक पेड़ जैसी संरचना बनाता है और हमें पहले से ग्रुप्स की संख्या बताने की जरूरत नहीं पड़ती। सही। ये नीचे से ऊपर, मतलब एग्लोमरेटिव, या ऊपर से नीचे डिविजिव, दोनों तरह से काम कर सकता है। और ये जटिल जानकारी को सलीके से लगाने और अलग अलग फील्ड्स में छुपे हुए कनेक्शन को उजागर करने में मदद करता है। बिल्कुल। डेंड्रोग्राम इसका एक खास विजुअल टूल है जो हमें डेटा की कहानी दिखाता है और ये समझने में मदद करता है कि चीजें कैसे जुड़ी हुई हैं। आज की बातचीत से एक दिलचस्प सवाल मेरे मन में आ रहा है। हाँ, पूछिए। चूंकि ये तरीका एक पूरी हायरार्की, एक पूरा पेड़ बनाता है, तो कोई ये कैसे तय करे कि डेंड्रोग्राम को किस लेवल पर काटना है? ये है एक अहम मुद्दा है। मतलब किसी खास काम के लिए सबसे सही और मतलब के क्लस्टर कहाँ मिलेंगे, ये कैसे पता चलेगा? सिर्फ ये कह देना कि ये कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है शायद काफी नहीं है। ये वाकई एक अच्छा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। सही कट पॉइंट चुनना अक्सर अनुभव और डोमेन नॉलेज पर निर्भर करता है, लेकिन क्या कोई ज्यादा ऑब्जेक्टिव तरीका हो सकता है? हाँ, इसी सवाल पर हम अपने सुनने वालों को सोचने के लिए छोड़ते हैं। बिल्कुल। आज हमारे साथ जुड़ने और सुनने के लिए धन्यवाद।